गुड मॉर्निंग एवरीवन। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आते हैं इंडियन ज्योग्राफी अंतर्गत। आज पढ़ाई होगी अपवाह तंत्र की। अपवाह तंत्र जैसे वर्ड से ही क्लियर है कि अपवाह क्या होता है। धारा के बहने की पूरी व्यवस्था जो होती है उसको अपवाह तंत्र कहा जाता है। तंत्र का मतलब ही होता है कोई एक नहीं, एक साथ बहुत सारे चीज़ों का कलेक्शन। ए कलेक्शन ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड सिस्टम। चाहे वो हम किसी भी संदर्भ में ले, चाहे वो हम शासन व्यवस्था तंत्र कहें, चाहे वह हम अपना शरीर का तंत्र कहें, चाहे वह सरकारी तंत्र कहें। तंत्र का मतलब कोई इकलौता नहीं होता है। तंत्र का मतलब होता है जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके बहुत सारे चीज़ों का समूह, उसके विभिन्न फैक्टर्स जो हैं उन सारे चीज़ों का समूह। तो अपवाह तंत्र की बात जब हम किए हैं तो यहाँ सबसे पहले तो अपवाह क्या होता है हम वो देखते हैं, और तंत्र तो उन्हीं का ढेर सारे का कलेक्शन जो तंत्र कहलाएगा। तो अपवाह में हम देखते हैं कि अपवाह तंत्र मेनली पानी के बहाव को एक जगह सामूहिक रूप से हम यदि उसको समेकित करते हैं तो उसको अपवाह तंत्र कहते हैं। अर्थात जल राशि का एक दिशा में प्रवाह मिलकर के जो होता है उसके अध्ययन को अपवाह तंत्र कहते हैं। अपवाह तंत्र अंतर्गत सबसे पहले हमको नदी समझना होगा। नदी और नहर ये दोनों की दोनों जलराशियों का ही प्रवाह है, लेकिन दोनों में कुछ बेसिक अंतर हैं। तो सबसे पहले हम रिवर देखते हैं। नदी क्या है? कोई जलराशि का प्राकृतिक रूप से प्रवाह के कारण जब प्रवाह होगा तो क्या होगा, ऊंची ढाल से नीची ढाल की तरफ, यदि लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, ऊंचे से नीची तरफ जो है सो इसका प्रवाह होता है, के कारण नदी का निर्माण होता है। अर्थात कोई प्रदेश है, कोई क्षेत्र है जिसकी ढाल हम मानते हैं कि इस तरफ है, ऐसे वो ऐसे ढुलका हुआ है। यह क्षेत्र है, एक लंबा चौड़ा रीजन रहेगा। इस लंबे चौड़े रीजन की ढाल जो है ऐसे है नीचे की तरफ और इधर की तरफ। तो यहाँ जो नदी बहेगी ये प्राकृतिक रूप से, यदि यहाँ बारिश होगी, यहाँ पानी का कोई भी ये साधन होगा, ग्लेशियर होगा, तो यहाँ से ये पानी स्वाभाविक रूप से निकल करके ऐसे बहेगी। तो यदि स्वतः रूप से प्राकृतिक रूप से ऐसे बहती है तो वह एक अपना मार्ग का निर्माण करती है, जिस मार्ग को हम क्या कहते हैं, नदी कहते हैं। लेकिन यही प्राकृतिक रूप से यदि नहीं बहे, उसको हम कृत्रिम रूप से बहा ले जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, नहर कहते हैं। नहर यही जलराशि का किसी जलराशि कृत्रिम रूप से प्रवाह को नहर कहते हैं। जैसे यही भूमि है, अब इस पर क्या है, इस पर ढाल तो सीधा हम देख रहे हैं कि ढाल, इसकी ढाल कैसे है, ऐसे है, इस दिशा में ढाल है। लेकिन यहाँ जो प्राकृतिक वाटर जो होगा, प्राकृतिक जो पानी होगी, बारिश का होगा या ग्लेशियर का होगा, उसका प्रवाह स्वतः इस दिशा में होगा। लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ भी मानते हैं, यहाँ ये क्षेत्र जो है यहाँ भी हमको सिंचाई की व्यवस्था करनी है। तो अब क्या करेंगे, सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए हम क्या करेंगे, कृत्रिम रूप से
यहाँ पे डैम बना देंगे। डैम कहते हैं एक ऊंचा क्षेत्र का निर्माण कर देते हैं जो इसके प्रवाह की रास्ते में रुकावट उत्पन्न करता है, और यहाँ से ऐसे ऐसे करके हम यहाँ तक बांध का निर्माण करेंगे। अब ये बांध के साइडे साइडे क्या होगा, इसका प्रवाह ऐसे हो जाएगा। तो यह जो है ये प्राकृतिक रूप से तो प्रवाह हो नहीं रहा है, वाटर का फ्लो जो है वो प्राकृतिक रूप से तो हो नहीं रहा है, ये हम आर्टिफिशियल रूप से ले जा रहे हैं, तो इसको नहर कहेंगे। तो केवल हम अभी नदी और नहर को इसलिए डिफाइन किए कि अब हमको अपवाह तंत्र समझना है। तो अपवाह तंत्र क्या होता है, अपवाह, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अपवाह तंत्र जैसे आपने सुना होगा गंगा अपवाह तंत्र, सिंधु अपवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। इसका मतलब यह नहीं कि केवल गंगा में जो पानी बह रही है उसको हम गंगा अपवाह तंत्र कहेंगे। गंगा अपवाह तंत्र का मतलब, अपवाह तंत्र का मतलब ये होता है गंगा में आने वाली जलराशि जहाँ जहाँ से जिस जिस रीजन से आती है उन सारे रीजन्स को हम अपवाह तंत्र कहते हैं। गंगा अपवाह तंत्र का मतलब केवल गंगा पटना से होकर के बहती है तो केवल पटना को हम गंगा अपवाह तंत्र नहीं कहेंगे। सारण से होकर गुजरती है, भागलपुर से होकर गुजरती है, तो केवल भागलपुर गंगा और सारण और पटना ये अपवाह तंत्र गंगा का नहीं है। गंगा का अपवाह तंत्र आप देखेंगे कि हिमालयी जितनी छोटी छोटी नदियां हैं सब अपना जल बहा करके कहाँ ले जाती है, गंगा में मिला देती है। या दक्षिण साइड से भी छोटी छोटी नदियां आती है और गंगा में मिल जाती है। तो इस प्रकार हम कहेंगे, यदि हम इस मैप पर देखें, भारत के मैप पर देखें, तो यहाँ आपका जो ये हिमालय क्षेत्र है, यहाँ पे हिमालय से निकले गंगा ऐसे आती है और इधर से यमुना ऐसे आती है, यूपी में आके मिल जाती है। दक्षिण से भी कई सारी नदियाँ आकर के छोटी छोटी नदियाँ मिलती है, और उत्तर बिहार से, बिहार कहिए या यहाँ से उत्तराखंड से लेकर के और पश्चिम बंगाल तक ढेर सारी नदियाँ इसमें मिलती है। ढेर सारी नदियाँ इसमें, हिमालयी नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ इसमें आकर के मिलती है। तो यह पूरा का पूरा रीजन, जैसे यहाँ बारिश होगी, यहाँ की पानी भी आकर के कहाँ जाएगी, गंगा में ही जाएगी। यहाँ बारिश होगी, वहाँ का पानी भी गंगा में ही जाएगी। यहाँ पानी होगा, यहाँ का पानी भी छोटी छोटी नदियाँ, नाला वगैरह के माध्यम से ये सब जाकर के गंगा में ही मिल जाती है। तो गंगा अपवाह तंत्र कहने का मतलब ये पूरा का पूरा इतना रीजन जो है उसको हम अपवाह तंत्र कहते हैं, गंगा अपवाह तंत्र कहते हैं। इसी तरह यहाँ से निकलती है आपको सिंधु नदी। सिंधु नदी ऐसे जाते हुए अरब सागर में गिर जाती है। यहाँ भी ढेर सारी नदियाँ हैं जो सिंधु नदी में आकर के मिलती है। तो इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, सिंधु रीजन कहेंगे, सिंधु अपवाह तंत्र कहेंगे। उसी तरह इधर ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से आकर के ऐसे होते हुए सिंधु नदी भी आकर के यहाँ गिरती है। इसमें भी ढेर सारी नदियाँ मिलती है। तो इन सारे रीजन्स को हम क्या कहेंगे, ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र कहेंगे। अपवाह तंत्र का मतलब वह लंबा चौड़ा क्षेत्र जहाँ से गुजरने वाली छोटी छोटी नदियाँ अपने पानी को, अपनी जलराशि को ले जा कर के और एक मुख्य नदी जो है उसमें जा कर के मिलाना, उसी को हम अपवाह तंत्र कहते हैं। तो आते हैं, देखते हैं कि अपवाह तंत्र जो है, अपवाह तंत्र को इंग्लिश में यदि कहा जाए तो ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम। एक क्षेत्र विशेष जिसके अंतर्गत सन्निहित जलराशि एक बड़ी नदी
के माध्यम से गमन करती है। अपवाह तंत्र कहलाता है। यह अपवाह तंत्र का डेफिनेशन है कि वह क्षेत्र, वह एक विशेष क्षेत्र जहाँ से, जहाँ स्थित या उसके अंतर्गत सन्निहित यहाँ या वहाँ हुई बारिश या ग्लेशियर, उससे निकलने वाली जो जलराशियाँ हैं वो छोटी छोटी नदियों या छोटे छोटे नालों की सहायता से एक बड़ी नदी में गिर करके और वो क्या करती है, प्रवाह करती है, गमन करती है, उसको क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र कहते हैं। अपवाह तंत्र को मेनली दो भागों में बांटा जाता है, क्रमवर्ती और अनुक्रमवर्ती। जैसे ये अपवाह तंत्र जो होते हैं इसको यदि हम अध्ययन के दृष्टि से देखें तो दो भागों में बांट सकते हैं। एक है क्रमवर्ती और दूसरा है अनुक्रमवर्ती। इन दोनों का प्रवाह के हिसाब से हम वर्गीकरण करते हैं अक्रमवर्ती, अनुक्रमवर्ती नहीं, वो तो उसी का एग्जाम्पल है। अक्रमवर्ती, अ केवल जोड़ दीजिए, उसका अ जोड़ना ही उसका उल्टा होता है। क्रमवर्ती है और अक्रमवर्ती है। क्रमवर्ती देखेंगे आप कि क्रमवर्ती क्या है और अक्रमवर्ती क्या है। इससे पहले हम देखते हैं कि क्रमवर्ती को भी हम कई उदाहरण में बांटते हैं। तो उसमें है अनुवर्ती, परवर्ती, अनुवर्ती, उसके बाद है आपका परवर्ती, प्रति अनुवर्ती, प्रति अनुवर्ती, और फोर्थ है नवानुवर्ती। ये चार प्रकार में हम क्रमवर्ती को बांटते हैं। और अक्रमवर्ती को आप बांटेंगे तो उसमें हो जाएगा पूर्ववर्ती, और सेकंड है आपका सेकंड को कहते हैं अध्यारोपित या पूर्वरोपित। अध्यारोपित या पूर्वरोपित। ये तो इसके प्रकार हो गए। अपवाह तंत्र के जो होते हैं, सबसे पहले यदि हम अपवाह तंत्र को डिफाइन करें तो अपवाह तंत्र के प्रकार को देखें तो अपवाह तंत्र जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक क्रमवर्ती होता है और एक अक्रमवर्ती होता है। तो हम इसको डिफाइन करते हैं, क्रमवर्ती क्या है और अक्रमवर्ती क्या है।
इसको दूसरे लाइन में लिखते हैं। ये हो गया क्रमवर्ती, और दूसरा हम लिखते हैं अक्रमवर्ती। प्राकृतिक ढाल के विपरीत जल राशियों का बहाव अक्रमवर्ती। अपवाह तंत्र कहलाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इस पर हम इसके विभिन्न प्रकार और इसके एग्जाम्पल पर आएंगे। देखिए, इसमें समझना यह है कि क्रमवर्ती अपवाह तंत्र क्या है और अक्रमवर्ती अपवाह तंत्र क्या है। जैसे हम मानते हैं, एक सिंपल सा मानते हैं कि ये ऐसे भूमि का टुकड़ा है और ऐसे टुकड़ा हुई, ये बीच का भाग जो है रहता है, बीच का भाग पर्वतनुमा है या पठारी नुमा है, तो बीच में उठ गया हुआ है, दोनों साइड नीचे है, होता है ऐसा। तो हम मानते हैं कि ये ऊंचा टीला है और इस ऊंचे टीले पर ही यहाँ कोई ग्लेशियर है जहाँ से नदी का उद्गम हो रहा है। यहाँ पे कोई ग्लेशियर है, जैसे ढेर सारे रहते हैं, यहाँ ग्लेशियर है, यहाँ से नदी का उद्गम हो रहा है। तो ये नदी यहाँ से निकल कर के और ऐसे बहेगी, ये तो स्वाभाविक रूप है। चूँकि ढाल कैसे है, ऐसे है, ढाल इस दिशा में है, तो नदी की धारा भी क्या होगी, इसी दिशा में होगी। ऐसे अपवाह तंत्र, देखिए यहाँ ऐसे अपवाह तंत्र जो ढाल की दिशा में हो उसको क्या कहते हैं, उसको क्रमवर्ती अपवाह तंत्र कहते हैं। क्रमवर्ती लिखाए हैं, क्रमवर्ती अपवाह तंत्र, यानी क्षेत्र के ढाल की दिशा में नदियों या जलराशियों का प्रवाह। ये क्षेत्र के ढाल है, क्षेत्र का ढाल तो इसी दिशा में है, तो इसी दिशा में नदी बह रही है, तो इसको कैसा अपवाह तंत्र कहेंगे, क्रमवर्ती अपवाह तंत्र कहेंगे। लेकिन जमीन का ढाल इधर है और नदी चली गई इधर, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है कि नहीं, ढाल के अगेंस्ट नदी चली जाए, एगो दूगो होता है। जैसे मान लीजिए ऐसा होता है, ऐसा होता कैसे है, जैसे ढेर सारी नदियाँ, जैसे सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सबका उद्गम स्थल क्या है, हिमालय की जो 3 पीढ़ियाँ हैं, 3 क्या कहते हैं पार्ट है, कौन कौन, सर्वोच्च हिमालय या हिमाद्री हिमालय, मध्य हिमालय और निम्न हिमालय। इन 3 हिमालय में से बीच वाले पार्ट से या बहुत सारे हैं जो सर्वोच्च हिमालय से निकल करके आकर के और भारत में बहती हैं। तो बीच में क्या है, हिमालय जो है आपका, हिमालय जो है ऐसे है, फिर बीच में थोड़ा सा क्या हो गया, नीचा हो गया, फिर दूसरा है पार्ट, फिर यहाँ फिर कुछ दूर बाकी है, फिर यहाँ से तीसरा पार्ट है और पूरब में जा कर के सट गया है। अब कोई नदी इस बीच से, यहाँ सर्वोच्च हिमालय की चोटी से निकलती है और बह कर के यहाँ आ जाती है। तो ऐसे तो बीच वाला पार्ट जो है ये तो ऊंचा ऊंचा है, ऐसा नहीं है कि सब सटा ही हुआ है। हिमालय कहने का मतलब ऐसे नहीं है, हिमालय कहने का मतलब ऐसे है, बीच में उठा हुआ है, फिर गहरा है, फिर उठ गया है, फिर गहरा है, फिर उठ गया है। लेकिन समुद्र में समुद्र कहते हैं, इस हिमालय के सर्वोच्च चोटी मानते हैं हम ये है, तो यहाँ से निकल कर के ऐसे आती है और फिर यहाँ ऊंचा चोटी है, अब फिर उसको काटते हुए फिर आकर के बह करके और भारत में आकर के प्रवेश करती है। तो ऐसे यहाँ क्या हुआ, ढाल के विपरीत नदियाँ आई, ग्लेशियर मानते हैं यहाँ है, यहाँ से जाना चाहिए था इधर,
लेकिन वो क्या किया, इसको काट करके एक गहरी खाई बनाते हुए और यह इधर आकर के बह गई। तो क्या हुआ, ढाल तो इसका था इधर, लेकिन ढाल के विपरीत चला गया इस दिशा में। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अक्रमवर्ती ढाल, अक्रमवर्ती अपवाह तंत्र। ये उदाहरण है आपका अक्रमवर्ती अपवाह तंत्र का। जैसे आपसे पूछेगा सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यह जो है कैसी अपवाह तंत्र का हिस्सा है, यह उदाहरण है। तो ये अक्रमवर्ती अपवाह तंत्र का है। जैसे आपसे पूछेगा गंगा, गंगा कैसे अपवाह तंत्र का उदाहरण है, गंगा जो है आपका क्रमवर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण है। एग्जाम्पल में लिखना है, यहाँ लिख लीजिए गंगा अपवाह तंत्र। इसका एग्जाम्पल लिखना है सिंधु ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। ये क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती का उदाहरण है। अब इस क्रमवर्ती को भी हमने 4 भागों में बांटा है। क्रमवर्ती ये चारों के चारे उसी के प्रकार हैं। क्रमवर्ती में अनुवर्ती, परवर्ती, प्रति अनुवर्ती और नवानुवर्ती भी होते हैं। इसके इंग्लिश वर्ड खास करके याद रखेंगे, इंग्लिश वर्ड पूछता भी है, सिक्वेंट, इनसिक्वेंट, क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती का है। उसके अलावे अनुवर्ती का है कॉन्सिक्वेंट, प्रवर्ती का है सबसिक्वेंट, प्रति अनुवर्ती का है ऑब्सिक्वेंट और नवानुवर्ती का है रिसिक्वेंट। इसको भी याद रखेंगे। कभी कभी इंग्लिश वर्ड पूछ देगा कि बताइए, लिखा हिंदी में रहेगा सिक्वेंट, सहर्षी, कय संयुक्त हर्षु वेंट, व एकार परंसु आठ लिख देगा। तो अब आप वहाँ आप अनुवर्ती और क्रमवर्ती खोजने लगेंगे तो दिक्कत होगा। तो आप इंग्लिश वर्ड भी याद रखेंगे। ये पूछता है, क्वेश्चन में पूछ देता है कि गंगा इनमें से किस अपवाह तंत्र का उदाहरण है, या ब्रह्मपुत्र किस अपवाह तंत्र का उदाहरण है। तो हो सकता है इंग्लिश वर्ड के बदले, हिंदी वर्ड के बदले इंग्लिश वर्ड ही दे दे, तो आप दोनों को याद रखेंगे, इंग्लिश और हिंदी वर्ड दोनों। अब आते हैं इस क्रमवर्ती का जो ये पार्ट्स हैं, अनुवर्ती, प्रवर्ती, प्रति अनुवर्ती और नवानुवर्ती। हम देखते हैं कि यह क्या है। हम देखेंगे जब हम इस अपवाह तंत्र को आगे देखेंगे तो वहाँ देखेंगे कि इसको मिटाते हैं, जगह चाहिए। क्रमवर्ती के ही विभिन्न भाग हैं, उस पर हम अभी चल रहे हैं। हम देखते हैं कि ज़मीन, यहाँ की ज़मीन, यदि ये एक लंबा चौड़ा रीजन हम लेते हैं, जिस अपवाह तंत्र की हम बात करते हैं, हम मानते हैं कि इस ज़मीन की ढाल जो है वो कैसे है, ऐसे है। हम मानते हैं कि इसकी ढाल, यह ढाल है, नहीं अभी ज़मीन की ढाल हम कर रहे हैं। हम जलराशि की ढाल जब बात करेंगे तब क्रमवर्ती या अक्रमवर्ती या अनुवर्ती, परवर्ती पर बात करेंगे। अभी हम केवल बात कर रहे हैं क्रमवर्ती पर। तो क्रमवर्ती से पहले मानते हैं कि ये एक लंबा चौड़ा क्षेत्र है। इस लंबे चौड़े क्षेत्र में ज़मीन जो है, ज़मीन की ढाल ऐसे है, यानी इधर ऊंचा है, इससे नीचा किधर है, इधर इस कोना में। इधर भी जाएंगे नहीं, इधर जाएंगे ऐसे कॉर्नर की तरफ, तो हम देखेंगे कि ऐसे इसकी ढाल है, ज़मीन की ढाल। तो स्वाभाविक रूप से यहाँ से बहने वाली जो नदियाँ होंगी, ये हम पर्वत की तो बात कर नहीं रहे, हम ज़मीन की बात कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से यहाँ से जो बहने वाली नदियाँ होंगी वो ऐसे निकलेंगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है, एक छोटे क्षेत्र की बात होती नहीं है। जब एक रीजन की बात करते हैं, जैसे गंगा अपवाह तंत्र की ही बात करते हैं, तो एक लंबा चौड़ा क्षेत्र हो जाता है। आपका उत्तराखंड से लेकर के उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार होते हुए, पश्चिम बंगाल होते हुए एक लंबा रीजन बनता है। तो इस लंबे रीजन में ज़रूरी नहीं है कि हर एक जगह ढाल ऐसे ही हो। कुछ जगहें ढाल क्या होंगी, ऐसे यहाँ से इधर होंगी, थोड़े कुछ रीजन में, पूरे रीजन में नहीं, कुछ छोटे क्षेत्र में हो सकता है। कुछ छोटे क्षेत्र में इतने दूर में ढाल ऐसे हो, कुछ क्षेत्र है यहाँ पे जिसमें इतना क्षेत्र, इसमें ढाल ऐसे हो, फिर यहाँ आकर के ऐसे ढाल हो जाए, ऐसा हो सकता है।
लेकिन ओवरऑल ढाल क्या है पूरे का, जब हम एवरेज देखेंगे तो ओवरऑल ढाल क्या है, ऐसे है। तो इन रीजन से बहने वाली जो बड़ी नदियां होंगी उसका ढाल हर हाल में जो ओवरऑल पूरे क्षेत्र का होगा वैसे होगा। लेकिन नदियों की ढेर सारी सहायक नदियां होती हैं, ट्रिब्यूटरीज होते हैं। उन ट्रिब्यूटरीज जो होते हैं वो क्या होता है, वो एक छोटे क्षेत्र में बहती है, और उस छोटे क्षेत्र में जो उसका ढाल होता है उस हिसाब से उसकी क्या हो जाती है, उसकी ढाल हो जाती है, उस नदी की ढाल। अब हमने कहा कि यहाँ मानते हैं कि ऐसे ढाल है, इस छोटे से क्षेत्र में ढाल ऐसे है, तो यहाँ से कोई सहायक नदियाँ यदि निकलेंगी तो वो क्या ऐसे जाएगी, नहीं जाएगी। कोई सहायक नदियाँ है तो वो ऐसे आके मिल जाएगी, इसमें मिलेगी। इधर की यदि ढाल मानते हैं ऐसे है तो यहाँ से निकलने वाली सहायक नदियाँ क्या होगी, ऐसे जाके मिल जाएगी। यदि हम मानते हैं यहाँ इस रीजन में, इतना दूर का रीजन है, यहाँ का ढाल ऐसे है, तो यहाँ से निकलने वाली जो सहायक नदी सहायक की सहायक होगी वो ऐसे जाके मिल जाएगी। तो बहुत सारा रीजन बनेगा। तो यहाँ देखिए ये प्रवर्ती जो है, प्रवर्ती आपका जो होता है वहीं इसमें आकर के जो आकर के मिलती है, ये कौन सी ढाल हुई, ये ढाल अनुवर्ती हुई, यानी ढाल के समानुपाती जा रही है, क्रमवर्ती जा रही है, तो उसको कहते हैं अनुवर्ती। अनुवर्ती क्रमवर्ती का ही एक क्या कहते हैं, फर्स्ट एग्जांपल जो है अनुवर्ती है, जो ढाल के साथ चलती है, उसको हम क्या कहते हैं, यह ढाल जो है ये है अनुवर्ती। और अनुवर्ती में आकर के 90 डिग्री या थोड़ा एंगल से मिले उसको हम कहते हैं परवर्ती। परवर्ती। अब देखिए ये भी क्या है, ये जो जा रही है ये कौन सा है, ये भी परवर्ती। ये जो जाकर के मिल रही है, ये आके ये जाके मिल रही है, उसको परवर्ती कहेंगे। लेकिन यहाँ आप देखिए, यहाँ जो अनुवर्ती था, अनुवर्ती के जस्ट अपोजिट अनुवर्ती, ओवरऑल ढाल तो ऐसे है, मेन नदियाँ हमारी ऐसे गुजर रही है, लेकिन कुछ सहायक नदियाँ छोटी छोटी नदियाँ होंगी जो इस यहाँ से जाकर के इसमें ऐसे मिलती है, इस की सहायक नदियाँ में। तो यह ठीक इसके उल्टा है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे प्रति अनुवर्ती। यह ढाल जो है प्रति अनुवर्ती, अनुवर्ती के ठीक उल्टा यह ढाल, ये प्रति अनुवर्ती। और एक हो गया आपका नवानुवर्ती। ये जो है अच्छा, एक ये हो गया आपका नवानुवर्ती जो है, ऐसे ढाल चला जाए। एक चीज़ इसमें मिसिंग हो गया, यदि ये मानिए कि ये नदी यहीं से ये निकली है, ये सीधे छोटे क्षेत्र में गया, यहाँ जाकर के विलीन हो गया या यहाँ जाकर के किसी में गिर गया, तो ये हो गया प्रति अनुवर्ती। लेकिन यदि इसकी सहायक नदी में आकर के इसके उल्टा आकर के मिले तो इसको कहते हैं नवानुवर्ती। यानी अनुवर्ती के पैरेलल, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अनुवर्ती ऐसे था, इसके पैरेलल गया, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में गया। मानते हैं इस रीजन का ढाल, इतना दूर का बीच का ढाल ऐसे हो गया है, एक बड़ा क्षेत्र है, बीच का ढाल ऐसे हो गया, तो ये नदी ऐसे बहने लगी है, तो इसको कहेंगे प्रति अनुवर्ती। लेकिन इसकी सहायक नदी में जाकर के मिल जाती है तो उसको कहते हैं नवानुवर्ती। तो जैसे पूछेगा गंगा बेसिन में, पूछेगा गंगा अपवाह तंत्र में, पूछेगा कि गंगा कैसी क्या कहते हैं, कैसे अपवाह तंत्र का उदाहरण है, तो गंगा क्रमवर्ती या अनुवर्ती कहेंगे। क्रमवर्ती या उसी का पार्ट है अनुवर्ती, तो इस अपवाह तंत्र का उदाहरण है। लेकिन उसी में पूछ दे आपसे, जैसे आपकी आती है सोन नदी, सोन नदी आकर के मिलती है गंगा में, जैसे जाती है कोसी नदी, जैसे जाती है गंडक नदी, तो ये सब जाकर के इसमें सीधा जाकर के अपवाह तंत्र में जाकर के ऐसे आकर के मिल जाती है। तो वह कैसी नदी हुई,
वो सब कैसी नदी हुई? यह जो आकर के मिल रही है यह कैसी है? प्रवर्ती है, प्रवर्ती है। कुछ नदी वैसा नदी का उदाहरण तो नहीं है। यदि इसके ये सब तो जाकर के तो ट्यूबरिटीज की ट्यूबरिटीज है, छोटी छोटी नदियों की सहायक नदियां हैं ये। तो ये सब तो आपका किस में? नवानुवर्ती में चला जाएगा। प्रवर्ती की सहायक नदियां हैं, लेकिन उसमें केवल सहायक की सहायक नदियां नहीं होना चाहिए, उसका ढाल भी देखना होगा कि ढाल कैसे जा रही है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर उद्गम स्थल था, यहाँ से आया फिर यहाँ से आकर के ऐसे मिल गया, इसको भी नहीं कह देंगे हम नवानुवर्ती। नवानुवर्ती का मतलब है जैसे ये आकर के एक एंगल से मिला है, 90 डिग्री हो या 80 डिग्री पर आकर के मिली है, उसी तरह यह भी एक अलग रीजन से, ढाल से मतलब है। ढाल देखते हैं, इसका ढाल ऐसे है, इसका ढाल ऐसे है, यानी इसके अपोजिट है, अनुवर्ती के अपोजिट है, तब उसको हम कहेंगे नवानुवर्ती। ठीक है क्या? अब हम आते हैं नेक्स्ट अक्रमवर्ती पर। अक्रमवर्ती का उदाहरण जैसे हमने बताया क्या? सिंधु ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। सिंधु ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र में एक है पूर्ववर्ती और एक है अध्यारोपित पूर्ववर्ती, पूर्वरोपित। अब इस दोनों में अंतर हम देखते हैं कि अक्रमवर्ती एक तो सीधे हो गया जो ढाल के अपोजिट जा रहा हो, तो ढाल के अपोजिट एक पूर्ववर्ती होता है और एक अध्यारोपित होता है। पूर्ववर्ती क्या है? जैसे आप देखते हैं हिमालयी नदियाँ जो हैं वो आज से नहीं है, हिमालय की उत्पत्ति के पूर्व से है वो नदियाँ। तो हम देखेंगे कि नदी का, यदि नदी का बहाव हो रहा है, सीधा नदी ऐसे बह रही है, इस बीच में हम क्या करेंगे? एक छोटा सा अवरोध उत्पन्न कर देंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले नदी क्या करेगी? प्रयास करेगी कि हम इसको काट करके बहा दें, इस अवरोध को काट करके बहा दें और हम अपने जगह पर बहते रहें, प्रयास करती है। हम अवरोध कर दिए हैं तो अवरोध के जहाँ बह रही है भले ही अगल बगल में छोड़ दें, अपने रास्ते में वो कटाव का कार्य करती है, काट देती है। तो हिमालय की उत्पत्ति ऐसा नहीं है कि अभी ऐसे प्लेन था, नदी बह रही थी, अभी प्लेन था, एक अगले क्षण क्या हुआ, इतना ऊंचा 8848 मीटर ऊंचा हो गया है, ऐसा नहीं हुआ है। आप जानते हैं, आपको हमने पढ़ाया भी है कि भारत जो है, वर्तमान भारत का स्वरूप जो है वो पहले कभी किसका पार्ट था? अंगारा लैंड या गोंडवाना लैंड? नागालैंड। पहले जब हमने पढ़ाया था तो ये यदि हम विषुवत रेखा लेते हैं, वर्तमान भारत हमारा कहाँ है? यहाँ पर है, लगभग यहाँ पर स्थित है। यह पार्ट पहले किसका पार्ट था? यह पहले नीचे वाले पार्ट को, नीचे जो स्थलीय भाग था उसको क्या कहते थे? गोंडवाना लैंड कहते थे, और ऊपर जो स्थलीय पार्ट था उसको क्या कहते थे? अंगारा लैंड। तो यह जो है यहाँ से टूटा, किसका पार्ट? गोंडवाना लैंड का पार्ट टूटा, और ये प्रवाहित होते होते यहाँ आकर के अंत में इस अंगारा लैंड में आकर के टकरा गया। टकराने के कारण यहीं पर ये टेक्टोनिक प्लेट जो है, ये प्लेट ऊपर उठ गया, ये प्लेट नीचे घुस गया, जिसके कारण क्या हुआ? यहाँ पर टकराहट के कारण ये प्लेट ऊपर की ओर उठने लगा, मुड़ गया। तो यहाँ पहले कभी टेथिस, ये जो टूटा पार्ट यहाँ से, यहाँ पर पहले टेथिस सागर हुआ करता था। ये टेथिस सागर में बहुत सारी नदियाँ निकलती थी जो यहाँ आकर के अपने अवशेष बिछाती थी, और यह जब इससे टकराया तो यह पार्ट धीरे धीरे ऊपर उठने लगा और ये ऊंचे पर्वत का निर्माण करने लगा। जो भारत हम देखते हैं, यह पार्ट जो है यहाँ, यही पार्ट यहाँ अंगारा लैंड से जाकर के टकरा गया। टकराने के कारण यह पार्ट क्या हुआ? यह पार्ट मुड़ने लगा, और मुड़ करके ये प्लेट नीचे धंसा, यह प्लेट ऊपर रह गया, जिसके कारण ये मुड़ने लगा। अब यहाँ पहले से जो नदियाँ बह रही थी, ये धीरे धीरे मुड़ रहा है, तो धीरे धीरे हल्का हल्का उठ रहा है।
लेकिन जो नदियाँ इस बीच से बह रही हैं वो उठने के क्रम में उसको क्या कर देती है, काट देती है। काट करके ये नदियाँ, ये धीरे धीरे हिमालय का ये ऊंचा पर्वत चोटी बन गया। लेकिन चूंकि ये धीरे धीरे इसका निर्माण हुआ तो यहाँ से जो बहने वाली नदियाँ थी वो क्या की, कालांतर में अपने समय में वो जैसे जैसे उठा उसको काटते रहा। इस प्रकार ये ऊंचा पार्ट, हालांकि ढाल इसका ये जल विभाजक होना चाहिए, इसका ढाल इधर और इसका ढाल इधर होना चाहिए, लेकिन इसके इधर से उद्गम होने वाले जो नदियां हैं वो भी क्या हुआ, कटते 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 बहते रही इसी दिशा में। तो यही क्रम जो है ये ढाल के विपरीत दिशा में बहने के कारण, हालांकि इधर तो ढाल की दिशा में ही बह रहा है, लेकिन इतना जो पर्वतीय भाग जो है इतना, उसमें तो ढाल के विपरीत बह रही है। तो इसी क्रम को क्या कहते हैं, अक्रमवर्ती कहते हैं या पूर्ववर्ती कहते हैं। पूर्ववर्ती कहने का मतलब जब यह निर्मित हुआ उससे पहले से वो नदियाँ बह रही थी, इसलिए उसको क्या है, कालांतर में काटते काटते अपना रास्ता कभी बंद अवरुद्ध होने नहीं दिया, जिसके कारण वो ढाल के विपरीत बह रही है। तो उसी को कहते हैं पूर्ववर्ती। ठीक है, पूर्ववर्ती का मतलब पूरब की ओर नहीं बहना, पूर्ववर्ती का मतलब बीच के अवरोध के पहले से बहना, अवरोध के निर्माण से पहले से यह बह रही है अपने दिशा में। तो ये हो गया पूर्ववर्ती। नेक्स्ट है अध्यारोपित या पूर्वरोपित। अध्यारोपित क्या है, अपूर्वरोपित क्या है, उसको हम देखते हैं। आप देखेंगे अच्छा ठीक है, अब देखेंगे बीच में अध्यारोपित और पूर्वरोपित क्या है। अध्यारोपित और पूर्वरोपित का एग्जाम्पल आप देखेंगे, जैसे यहाँ मानते हैं कोई एक ग्लेशियर है, तो ग्लेशियर है तो ऊंची चोटी होगा तभी ग्लेशियर होगा। तो ऊंची चोटी से क्या होता है, अब ढाल ऊंची चोटी है तो ऊंची चोटी से ढाल तो सभी तरह रहता है, इस तरफ यहाँ से इधर इस तरफ और यहाँ से इधर इस तरफ होगा। तो आप देखेंगे कि कोई नदी यदि यहाँ से इधर निकल रही है तो इस दिशा में बह गई, और यहाँ से इधर निकल रही है तो इस दिशा में बह गई। धीरे धीरे नदी क्या होता है, कोई भी नदी तंत्र अपने दोनों तरफ कटाव करती है, दोनों तरफ अपना वो लंबाई बढ़ाती रहती है। जैसे ग्लेशियर से यहाँ शुरू हो रहा है तो ये धीरे धीरे प्रयास करेगा नदी कि हम इधर की ओर भी बढ़ें, और इधर तो बढ़ता ही है। इधर तो यदि समुद्र है तो समुद्र में अपना अवशेष बिछाते रहता है, वो उसकी भी लंबाई बढ़ती रहती है। साथ ही जहाँ से ये उद्गम है, उद्गम में भी पीछे की ओर खिसकती रहती है। तो यदि भविष्य में ऐसा हुआ, यह बढ़ रही है तो यह भी बढ़ रही होगी पीछे की तरफ, बढ़ते बढ़ते भविष्य में यदि दोनों मिल गया, आपस में एक ही बिंदु पर मिल गया, तो अब आप देखेंगे कि एक तरफ की ढाल अधिक, एक तरफ की ढाल कम हो सकती है। अब जिस दिशा में पानी, मान लीजिए आज यहाँ से पानी बह रहा है, यहाँ से पानी दो दिशा में बह रहा है। यदि दो दिशा में बह रहा है तो एक तरफ की ढाल, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल लेवल, मिस्त्री तो नहीं बैठा हुआ है लेवल करके दिया है, इधर जितना ढाल है उतना ही ढाल वहाँ है। तो जिस तरफ की ढाल अधिक होगी स्वाभाविक रूप से उसमें पानी का बहाव क्या होगा, अधिक होगा, और जिधर ढाल कम होगी उधर पानी का बहाव कम होगा। तो यहाँ भविष्य में ऐसा होगा कि भविष्य में जब यह मिल जाएगी रास्ता, तो अब क्या होगा, अब यहाँ भी जो स्थित पानी है, यहाँ से भी जो ग्लेशियर पिघलेगा वह भी इधर जाने के बजाय क्या होगा, इधर जाने लगेगा, क्या जाने लगेगा। और इस प्रकार इस नदी का क्या होगा, लोप हो जाएगा। इसको कहते हैं नदी का अपहरण। इसको अध्यारोपित को नदी अपहरण तंत्र भी कहते हैं, अपहरण तंत्र। भविष्य में ये क्या हो जाएगा, यह नदी विलुप्त हो जाएगा और इसका प्रवाह भी इसी दिशा में होने लगेगा, यदि हम मानते हैं कि इसका ढाल अधिक है तो। इसी को हम कहते हैं अध्यारोपित या पूर्वरोपित या फिर अपहरण तंत्र, ये तीनों नाम इसका दिया गया है। अब हम देखते हैं इसका प्रतिरूप, देखते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर से आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं
इस अपवाह तंत्र का प्रतिरूप होता है। प्रतिरूप कहते हैं कि अपवाह तंत्र देखने में कैसा बनता है। उसको हम ऐसे तो भूमिगत तो नहीं दिखेगा, लेकिन यदि उसको हम मैप के रूप में देखेंगे या ऊपर से देखेंगे तो एक प्रतिरूप, चूँकि मानव दृष्टि की क्षमता सीमित है और नदी का जो आकार होता है बड़ा बड़ा होता है। ऐसा नहीं है कि एक क्या कहते हैं एक छोटे क्षेत्र में है इसलिए ऐसा नहीं दिखेगा, लेकिन यदि हम उसका मैप के रूप में देखें या ऊपर एरियल सर्वे देखें तो वो दिखेगा कि उसका प्रतिरूप कैसा है। प्रतिरूप कहने का मतलब वो जो तंत्र है, एक अपवाह तंत्र में एक अकेला एक इकलौता नदी तो होती नहीं है, उसमें ढेर सारी सहायक नदियाँ होती है। तो उन सारी सहायक नदियों का आपस में मिलने से बनावट कैसा है, कैसा वो दिखता है, उसी को प्रतिरूप कहते हैं। प्रतिरूप के आधार पर भी नदियाँ कई तरह के हैं, इसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, एक फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट प्रतिरूप आप कह सकते हैं जालीनुमा। जालीनुमा प्रतिरूप आप कह सकते हैं। ट्रेलिस होता है इसका, इंग्लिश में कहिएगा तो ट्रेलिस होता है। जालीनुमा प्रतिरूप का मतलब है एक मेन नदी यदि ऐसे बह रही है तो उसकी ढेर सारी सहायक नदियां ऐसे आके जुड़ी होगी, इसको हम कहेंगे जालीनुमा प्रतिरूप। ऐसा बहुत कम ही पाया जाता है। मेन हमारे भारत में जो है सेकेंड टाइप ऑफ ये है आपको पादपाकार। पादपाकार ये जो है हमारे भारत में बृहत रूपों पर होता है। डेंड्रिटिक कह सकते हैं इसको। पादपाकार कहने का मतलब यह है जैसे गंगा नदी ऐसे गुजर रही है, इसमें यमुना आके मिल जाती है। पादप के आकार का, वृक्षाकार का, पौधा के आकार का, ऐसी नदियों को हम क्या कहते हैं? ऐसे प्रतिरूप को हम क्या कहते हैं? पादपाकार प्रतिरूप कहते हैं। जैसे गंगा अपवाह तंत्र, यह जो है आपका, यह है आपका पादपाकार का, ये अपवाह तंत्र है। नेक्स्ट आते हैं आयताकार। तीसरा है आयताकार प्रतिरूप। आयताकार प्रतिरूप में कैसा होता है? आयत के आकार का, रेक्टेंगुलर टाइप का बनाता है। जैसे ढेर सारी नदियाँ निकल रही हैं ऐसे, यहाँ से ऐसे ऐसे सीधा आकार की आकर के यहाँ मिलती है। ऐसे अपवाह तंत्र जो होते हैं इसको हम कहते हैं आयताकार अपवाह तंत्र। जैसे विंध्यन रेंज से निकलने वाली नदियाँ या फिर हिमालय के, पूर्वी हिमालय के छोर से निकलने वाली, जैसे इसका एग्जाम्पल है कोसी। कोसी नदी जो है इसका अपवाह तंत्र जो होता है आयताकार अपवाह तंत्र होता है। कोसी भी ढेर सारी छोटी छोटी नदियों के मिलने से बनी है और वो जो आती है काफ़ी तीव्र वेग से आती है और आकर के इसी के कारण इसको क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। कब कहाँ से आकार बदल ले और सीधा आकर के मिलती है काफ़ी तेज प्रवाह से, ये आपका जो है आयताकार प्रवाह तंत्र या आयताकार प्रतिरूप का ये जो है सो एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आते हैं आपको कोसी के बाद है आर्य प्रतिरूप या अपकेंद्रीय प्रतिरूप। आर्य या इसको हम कहते हैं अपकेंद्रीय प्रतिरूप। अपकेंद्रीय प्रतिरूप का मतलब होता है या आर्य प्रतिरूप का मतलब होता है एक जगह से निकलने वाली नदियाँ, एक जगह विशेष है वहाँ से चारों दिशा में निकलती है।
अपकेंद्रीय बल का एग्जाम्पल आपने क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल की परिभाषा आपने फिजिक्स में पढ़ा है। अपकेंद्रीय बल क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल क्या होता है। अभिकेंद्रीय मतलब केंद्र की ओर लगने वाला बल, केंद्र की ओर इकट्ठा करने वाला बल, और अपकेंद्रीय मतलब क्या, बाहर की ओर निकालने वाला बल। तो वही है अपकेंद्रीय प्रतिरूप। अपकेंद्रीय प्रतिरूप मतलब बीच का ये ग्लेशियर है, यदि यहीं से 2-3-4 दिशा में नदी निकले तो इसको हम कहेंगे अपकेंद्रीय प्रतिरूप। जैसे इसका एग्जाम्पल है नर्मदा नदी, सोन नदी, और महानदी। तीनों का उद्गम स्थल एक ही पॉइंट से है, थोड़ी दूरी पर, और तीनों 3 दिशा में बहती है। नर्मदा पश्चिम की ओर चली जाती है, सोन नदी उत्तर की ओर चली जाती है, और महानदी पूरब की ओर चली जाती है। और ये जा कर के कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। वहीं से नर्मदा नदी निकल कर कहाँ चली जाती है, आपको अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। और सोन नदी उत्तर की तरफ आकर के किस में, गंगा में मिल जाती है। तो यह एग्जाम्पल जो है आपका आर्य या अपकेंद्रीय प्रतिरूप का उदाहरण है। इसी तरह आपका 5वां हो जाएगा अभिकेंद्रीय। हालांकि भारत में इसका एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन विश्व के संदर्भ में पढ़ेंगे तो अभिकेंद्रीय प्रतिरूप। अभिकेंद्रीय प्रतिरूप क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट। विभिन्न तरह से नदियां निकल करके आए और एक जगह पर गिर जाए, तो इसको ऐसे प्रतिरूप को हम क्या कहेंगे, ऐसे प्रतिरूप को हम कहेंगे अभिकेंद्रीय प्रतिरूप। नेक्स्ट है समानांतर प्रतिरूप, पैरेलल। समांतर प्रतिरूप। समांतर प्रतिरूप का उदाहरण, समांतर प्रतिरूप में क्या होगा, पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां, पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां सब जाकर के क्या होती है, अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। इधर तो पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट इधर अब बनाइए, ये पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट से निकलती है मांडवी नदी, थोड़ा सा आगे गोवा में ही यहाँ निकलती है जुआरी नदी। दक्षिण में चले जाइए, यहाँ है पेरियार नदी। यहाँ चले आइए शरावती नदी। यह देखिए, यह सब क्या है, सब प्रतिरूप समानांतर, एक दूसरे के समानांतर निकल रही है, इसको कहेंगे समानांतर प्रतिरूप। तो ये एग्जाम्पल पूछ देता है कि पश्चिमी घाट से निकलने वाली कोई नदी का नाम दे देगा, ये सब छोटी छोटी नदियां हैं, पूछ देगा कि ये बताइए कैसी प्रतिरूप प्रदर्शित करती है, तो समानांतर प्रतिरूप प्रदर्शित करती है। सोन नदी का ये दे देगा, सोन नदी कैसी प्रतिरूप करती है, तो ये आपका जो है सोन नदी है, आर्य कहिए या अपकेंद्रीय कहिए, जैसा भी कहिए। इस तरह से आपका नदी तंत्र। अब जो है मेन स्पेशली हम चलेंगे स्पेशल नदी तंत्र पर। अभी तो केवल उसका परिभाषा, उसकी ये प्रतिरूप, ये सब जाने हैं। इसके बाद हम चलेंगे विभिन्न नदियाँ जो है, नदी अपना जलधारा कैसे कैसे कहाँ कहाँ किस किस रीजन में लेकर के जाती है, तो उस आधार पर भारत में बहने वाले हम 3-4 प्रतिरूप का, 3-4 जो है सो नदी तंत्र का ये पढ़ेंगे, जिसमें गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। इन सारे का ये हम अलग से पढ़ेंगे, वो आएंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।